अस्सलाम वालेकुम, इट्स डॉक्टर हसनैन हियर। आज मैं एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जिसका नाम है कैनाइन डिस्टेंपर वायरस। ये एक डेडली वायरस है जो कि अमूमन डॉग्स में पाया जाता है। उसके साथ साथ जितने भी वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैं, ये उनको भी अफेक्ट करता है। ये वायरस क्या है? ये मोबिली वायरस है जो कि बिलोंग करता है पैरामिक्सोवायराइडी फैमिली से। ठीक है। ये वायरस करता क्या है? ये वायरस मल्टीपल सिस्टम्स को टारगेट करता है एनिमल के अंदर, जैसा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। उसके साथ साथ ये टारगेट करेगा जीआईटी को, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को, जहाँ पे कुछ इसकी जो गट साइंस जो होते हैं, गट हेल्थ डिस्टर्ब होती है। उसके साथ ये क्यूटेनियस सिस्टम को भी, मतलब कि जो स्किन है उसको भी अफेक्ट करता है। और यहाँ पे कुछ हमें स्किन लीजन्स शो होती हैं। और एट द एंड, ठीक है, ये क्या करता है? ये नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टारगेट करता है और हमें नर्वस साइंस एनिमल में शो होते हैं। ओके, तो बात करते हैं इसके क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स के ऊपर। तो सबसे पहला जो साइन है वो है फीवर। जो फीवर होगा डाइफेजिक। अभी डाइफेजिक क्या कि ये फीवर टू फेजेस में होता है। पहला जो इनिशियल फेज है उसमें क्या होगा कि एनिमल को फीवर होगा, वो जिसकी वजह से कुछ हमें सिस्टेमिक साइंस शो होते हैं। जैसे एनिमल डल होगा, लेथार्जिक होगा, एनोरेक्सिक होगा, कुछ खाएगा पिएगा नहीं, उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी, या जो उसका एक्टिविटी लेवल है वो पहले से कम हो जाएगा। ठीक है। और ये जो है, ये फीवर उसको 3 to 6 डेज तक ये फीवर चलता है। ये उसका पहला फेज है। अच्छा, इस फेज के बाद उसको जो फीवर नहीं होगा, कुछ टाइम के लिए उसको फीवर नहीं होगा, और कुछ टाइम के बाद दोबारा से अगेन फीवर होता है। ठीक है। ये जो फीवर दोबारा होता है इसे हम कहते हैं सेकंड फेज ऑफ फीवर। ठीक है। अच्छा, ये फीवर होने की वजह क्या है? इस टाइम जो है एनिमल के अंदर जो वायरस है, वो अपना इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट कर चुका होता है और जो मल्टीपल सिस्टम्स हैं उनको उसको अफेक्ट कर चुका होता है। ठीक है। तो इसके बाद जो साइंस शो होंगे, सबसे पहले रेस्पिरेटरी साइंस शो होते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम को टारगेट करता है। यहाँ भी क्या होगा कि हमें नेजल डिस्चार्ज शो होगा। ये नेजल डिस्चार्ज हो गया, पहले सीरियस होगा, वाटरी होगा, पानी की तरह नाक बहेगा। उसके बाद ये फौरन हो जाएगा म्यूकोपुरुलेंट नेजल डिस्चार्ज, मतलब कि नाक से म्यूकस आएगा जो कि ग्रीनिश कलर में होगा और स्टिकी होगा। ठीक है। ठीक उसकी कंसिस्टेंसी होगी। उसके साथ साथ जो है ऑक्यूलर डिस्चार्ज होगा, आंखों से भी पानी आएगा, लैक्रिमेशन होगा। और उसके बाद यहाँ से भी आंखों से म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होगा। ठीक है। और साथ साथ कंजक्टिवाइटिस भी हो जाएगा इन सम केसेस। अच्छा, इसके साथ क्या होता है कि यहाँ पे एनिमल को स्नीजिंग भी होती है, कफिंग भी होती है। और यहाँ पे कुछ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, जैसे कि एक कॉमन इन्फेक्शन है बॉर्डीटेला ब्रोंकिसेप्टिका। ठीक है। तो वो भी यहाँ पे इसको अफेक्ट करता है एनिमल को, जिसकी वजह से यहाँ पे न्यूमोनिया हो जाता है डॉग को। तो ये उसके रेस्पिरेटरी साइंस हैं। इसके बाद जो सेकंड सिस्टम जो कि अफेक्ट होता है वो है इसका जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे गट हेल्थ डिस्टर्ब होती है एनिमल की, जिसकी वजह से डॉग जो है उसको डायरिया होगा। ठीक है। और डायरिया के साथ साथ वॉमिटिंग भी होती है। और मोस्टली यहाँ पे देखा गया है कि समटाइम्स इसको मिस डायग्नोज किया जाता है पार्वो वायरस के साथ। ठीक है। क्योंकि जरिए बात है, पार्वो में भी वॉमिटिंग एंड डायरिया होता है। और सेम जो नर्वस साइंस हैं जो मैंने पहले बताए हैं, उसको भी मिस डायग्नोज किया जाता है कैनल कफ के साथ। ठीक है। अच्छा, ये दो स्टेजेस हैं। अच्छा, जो डॉग इन दो स्टेजेस से या इन दो फेज से गुजर जाए तो वो थर्ड स्टेज में जाता है। उसमें थर्ड स्टेज के साइन शो होते हैं जिसे हम कहते हैं क्यूटेनियस फॉर्म। और यहाँ पे हमें स्किन लीजन शो होती हैं। ठीक है। स्किन लीजन में क्या होता है कि एक साइन है जिसे हम कहते हैं पेस्ट्यूलर डर्माटाइटिस, जिसमें पेस्ट्यूल्स बन जाते हैं और पेप्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है। स्किन के ऊपर क्या होता है कि जो मोस्टली पपीज में या डॉग्स में जो उसका एब्डोमिनल एरिया है, उसके साथ साथ जो इंगोइनल एरिया है, ठीक है, यहाँ पे उसको पेस्ट्यूल्स बन जाते हैं। और ये जो दाने होते हैं इनके अंदर पस होती है। इसके साथ एक मेन साइन है जो कि डिस्टेंपर वायरस की एक खास निशानी है, वो ये कि हाइपर केराटोसिस। ठीक है। अभी हाइपर केराटोसिस क्या है? ये ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन या एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ केराटिन, ठीक है, जो कि नॉर्मल प्रोटीन है स्किन के अंदर होता है, उसकी वजह से जो एपिथेलियल लेयर है, एपिथेलियल लाइनिंग है स्किन की, वो हार्ड हो जाती है। और ये होता कहाँ पे? हाइपर केराटोसिस मोस्टली होती है उनके नोज के ऊपर। ठीक है। जो डॉग का जो नोज है यहाँ पे बिटवीन द नेरस, जो इनका जो नोज है जिसे हम नेजल प्लेनम कहते हैं,
तो यहाँ पे हाइपर केराटोसिस होगी और ये एरिया हार्ड हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो पॉज हैं इनके जो फुट पैड्स हैं, ठीक है, तो फुट पैड्स में भी हाइपर केराटोसिस होती है, जिसकी वजह से फुट पैड्स भी हार्ड हो जाते हैं। और इसी साइन की वजह से इसको एक दूसरा नाम दिया गया है जिसका नाम है हार्ट पैड डिजीज, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे एक और साइन भी शो होता है और ये खासकर पपीज में शो होता है, और ये क्या है, ये है एनिमल हाइपोप्लेजिया। अब एनेमल क्या है? एनेमल जो हमारे दांत होते हैं इसके ऊपर जो एक वाइट लेयर है, ठीक है, जो एक्सटर्नल लेयर है, इसको एनेमल कहते हैं। तो पपीज के अंदर जब टीथिंग का प्रोसेस हो रहा होता है, या जो पार्शियली या इनकम्प्लीटली इरप्टेड टीथ होते हैं, ठीक है, तो वहां पे एनिमल की ग्रोथ होनी होती है या प्रोडक्शन होनी होती है। तो इस वायरस की वजह से एनिमल की जो प्रोडक्शन है वो कंप्रोमाइज हो जाती है और हमें पपीज के अंदर जो है ना वीक टीथ देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट स्टेज है, अगर इन सब स्टेजेस से एनिमल गुजर जाए और एनिमल बच जाए, तो उसके बाद जो फोर्थ स्टेज है वो है नर्वस साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कि यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल साइंस शो होते हैं एनिमल के अंदर, और ये एनिमल की लास्ट स्टेज होती है, ठीक है, और ये लास्ट उसका सिस्टम इफेक्ट होता है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंसेफेलोमाइलाइटिस होगा। अभी एंसेफेलोमाइलाइटिस का मतलब ये है कि इसके एनिमल का जो ब्रेन है उसकी इन्फ्लेमेशन होगी, उसके साथ साथ जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, उसकी भी इन्फ्लेमेशन होगी, जिसकी वजह से मल्टीपल नर्वस साइंस शो होंगे। जिसमें सबसे पहले आ जाता है इनवॉलंटरी मसल ट्विचिंग, ठीक है, मतलब कि जो एनिमल का जो बॉडी है, जो उसके मसल्स हैं, ठीक है, वहां पे ट्विचिंग होगी, ठीक है, मसल्स उसके ट्विच होंगे, और ये बॉडी के किसी पार्ट में भी, किसी मसल में भी हो सकता है। इसके साथ साथ एनिमल में सीजर्स होते हैं, ठीक है, जैसे एपिलेप्सी में होते हैं, फिट्स पर जाते हैं, और बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता कि बॉडी के साथ क्या हो रहा होता है। और इसके साथ साथ सेलिवेशन होती है, एनिमल के मुंह से बहुत ज्यादा स्लाइवा ड्रूल होगा, मुंह से थूकी आएंगी और एक झाग बन जाती है। और यहाँ पे च्यूविंग मूवमेंट्स होंगी, एनिमल बहुत ज्यादा च्यूव करेगा, जैसे वो किसी चीज को चबा रहा हो, किसी चीज को खा रहा हो, ठीक है। और ये जो च्यूविंग मूवमेंट्स है इसको च्यूविंग गम फिट्स भी कहते हैं। और इसके साथ साथ सर्कलिंग मूवमेंट शो होती है, एनिमल जो है एक ही सर्कल के अंदर आपको नजर आएगा, एक सर्कल के अंदर वो गोल गोल चक्कर खा रहा है, गोल गोल घूम रहा है, और उसका हेड टिल्ट होगा, एक तरफ से हेड को झुका के वो आपको देखेगा, या वो हेड टिल्ट करके वॉक करेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है निस्तगमस है, निस्तगमस एक साइन है जहाँ पे ये एक इनवॉलंटरी मूवमेंट है आइज की, ठीक है। एक इनवॉलंटरी मूवमेंट की वजह से उसका कंट्रोल नहीं होगा आइज के ऊपर, और वो आइज उसकी ऐसे मूव करेंगे। जब आप उसको देखेंगे तो आपको ये फील होगा कि उसकी आइज एक जगह पे स्टेबल नहीं है, वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं निस्तगमस, इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द आइज। और साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, पेरिसिस टू पैरालिसिस, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे पेरिसिस होगी जो कि लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ है, ठीक है, और उसके साथ साथ पैरालिसिस, एनिमल जो है बिल्कुल पैरालाइज हो जाएगा, उसके जो है मसल्स काम नहीं करेंगे। तो ये उसकी लास्ट स्टेज है, और एनिमल में सवियर सीजर्स शो होंगे। तो ये कुछ नर्वस साइंस थे जो कि कैनाइन डिस्टेंपर में एनिमल में शो होते हैं। अच्छा, बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस के ऊपर। तो डायग्नोसिस प्राइमरीली जो है क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स के ऊपर होती है, उसके साथ साथ हिस्ट्री के ऊपर होती है, ठीक है। और दूसरा जो है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, पीसीआर। तो ये एक टेस्ट है, इससे भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि इसको आया जो है डिस्टेंपर है वायरस है कि नहीं है। और इसके साथ साथ कुछ इसकी किट्स भी आती हैं, तो उससे भी हम टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले आता है पार्वो वायरस, उसकी वजह ये कि वॉमिटिंग और डायरिया की वजह से। उसके बाद जो दूसरा इन्फेक्शन है वो है इन्फेक्शियस केनाइन ट्रैकियोब्रोंकाइटिस, ठीक है, जिसमें ट्रैकिया और ब्रोंकाई इफेक्ट होते हैं। जाहिर बात है कि जो पहले साइंस नर्वस साइंस शो हुए थे, वो कफिंग और स्नीजिंग, तो वो भी इसी में शो होते हैं, ठीक है। जो थर्ड इन्फेक्शन है वो केनाइन हेपेटाइटिस है, ठीक है, आपने इससे भी इसको जो है डायग्नोस करना है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है ऑर्गेनोफॉस्फेट टॉक्सिसिटी, ठीक है, मतलब कि जो टॉक्सिक या कोई टॉक्सिक मटेरियल जो कि एनिमल इनगल्फ कर ले, खा ले, तो उसकी वजह से नर्वस साइंस भी शो होते हैं और जीआईटी भी डिस्टर्ब होता है। तो आपने इस सब चीज़ों को रूल आउट करना है और कैनाइन डिस्टेंपर की डायग्नोसिस के लिए। ओके, तो बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर। तो पहली बात, ये वायरस है, वायरस को हम किल नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने सिम्टोमेटिकल ट्रीटमेंट करनी है।
तो सबसे पहले जैसे फीवर होगा तो हम फीवर के लिए हम एंटीपायरेटिक्स देते हैं, ठीक है, एनाल्जेसिक्स देते हैं, पेन किलर्स वगैरह, ताकि फीवर भी कम हो जाए, एनिमल को पेन भी ना हो। और साथ में सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम मल्टीपल एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉडी कंडीशन और उसके साइंस इसके ऊपर। इसके साथ साथ हम सपोर्टिव मेडिकेशन करते हैं एनिमल को, हम लिवर टॉनिक्स हो गए, मल्टीविटामिन्स हो गए, डेक्सट्रोज हो गया, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए। तो ये हम देते हैं ताकि एनिमल का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाए और वो खुद इस वायरस के खिलाफ फाइट कर सके। और यहाँ पे हम एनिमल को जो है ना आईवीज़ पे शिफ्ट करते हैं, जिसे हम पेरेंटल न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फ्लूइड्स उसको देंगे ताकि जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएँ। क्योंकि नर्वस साइंस की वजह से जो एनिमल का जो है ना अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रह पाता, जिसकी वजह से उसकी एपेटाइट वगैरह अफेक्ट होती है। और नर्वस साइंस को कवर करने के लिए हम यहाँ पे एंटी कन्वर्जेंट मेडिसिन यूज़ करते हैं, जो कि अमूमन हम एपिलेप्सी में जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, तो सेम वही जो है ड्रग्स हम यहाँ पे भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि जब हम एनिमल्स को एंटीबॉडीज़ लगाते हैं, तो एंटीबॉडीज़ लगाने के बाद उनका जो रिकवरी का जो फ़ेज़ है, वो बेहतर हो जाता है और रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस कंडीशन में हम एंटीबॉडीज़ भी लगा सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन के ऊपर। तो इसकी जो प्रिवेंशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वैक्सीन है। तो अपने पपीज़ को लाज़मी वैक्सीनेट कराएँ जैसे ही वो 45 डेज़ की एज की हो जाएँ, ठीक है? और 45 डेज़ के ऊपर इसका फर्स्ट शॉट लगता है और 21 डेज़ के बाद इसका एक बूस्टर शॉट होता है, ठीक है? और फिर हम एनुअली इसको शिफ्ट करते हैं। अच्छा, बात करते हैं इसकी प्रोग्नोसिस के ऊपर। तो इस इन्फेक्शन में ऑलमोस्ट 50% चांसेस होते हैं एनिमल के सर्वाइवल के, ठीक है? और अगर यहाँ पे एनिमल्स पहुँच जाए नर्वस स्टेज के ऊपर, तो फिर वहाँ से रिकवरी के कोई चांसेस बहुत ही कम होते हैं। हाँ, अगर एनिमल ज़िंदा बच भी जाए, तो उसके अंदर जो नर्वस साइन्स हैं, वो पूरी ज़िंदगी चलते रहेंगे। उसके अंदर कुछ सीज़र्स शो होंगे, या उसके अंदर मसल ट्विचिंग होगी, या उसके अंदर कोई ना कोई एब्नॉर्मैलिटी होगी, जो कि लाइफ़ लॉन्ग चलती रहेगी। तो ये थे कुछ क्लिनिकल साइन्स एंड सिम्पटम्स। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से आइडिया लग गया होगा कि इनिशियल साइन्स क्या शो होते हैं कैनाइन डिस्टेंपर में। और जब भी कभी आप इस तरह के साइन्स देखें अपने पेट में, तो लाज़मी जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर के साथ रुजू करें और उनसे आप मशवरा करें और एनिमल का जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, ताकि जितनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे इसके बचने के। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।